हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर से संबंधित प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 6 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह किसने कहा था। तो देखिए, इस बुक में इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 दिया, यानी फिरोज शाह तुगलक दिया है। लेकिन इसी बुक में जो व्याख्या दिया है उसमें अलाउद्दीन खिलजी दिया गया है, इसलिए हम ऑप्शन 2 को सही मानेंगे। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल की बात करें हम तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो है ये खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। किसके प्रयासों से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। किसने पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। महाभाष्य, महाभाष्य जो है किसकी रचना है? तो महाभाष्य ये आपकी पतंजलि की रचना है। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कालिदास की है। और अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की है। और अर्थशास्त्र सभी को पता है ये चाणक्य की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? यूनानी राजदूत जो मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? सभी को पता है। ऑप्शन 3, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह भारत आया था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मेगस्थनीज की बात करें तो ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। और इसकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, इंडिका। इंडिका जो है मेगस्थनीज की पुस्तक थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक एवं सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? सिख जो है राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए किस सिख गुरु के नेतृत्व में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये सिख धर्म के जो है आपके 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे। और जो है ये इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। और हम बात करें गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के क्या थे? 9वें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये सिख धर्म के आपके 5वें गुरु थे। 5वें गुरु थे। और इन्होंने आदि ग्रंथ का इन्होंने रचना की थी, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1919 में निम्नलिखित में से किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? 1919 में निम्नलिखित में से किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो आपका 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? ये 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। और इसी की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी उसे वापस कर दी थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? सोम प्रकाश समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हम बात करें हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक की जो है पत्रिका का नाम क्या है? 2 अक्षर पूछा जाता है, मराठा और केसरी। ठीक है, मराठा और केसरी ये किसकी है पत्रिका? बाल गंगाधर तिलक की। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो है किसकी है? ये तो राजा राम मोहन राय की पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका थी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला भी मिलान करना है आपका। देशबंधु पत्नी के नाम दिए हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम क्या था? तो बसंती देवी। और लाला लाजपत राय की बात करें तो इनका हो जाएगा आपका राधा देवी। और महात्मा गांधी को सभी पता है, तो कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम क्या था? तो स्वरूप रानी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाए। दोस्तों इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से एक बार खुद से जरूर सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आरंभिक नारा क्या था? तो पहले क्या करने आ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी? क्या करना चाह रही थी? व्यापार। तो यानी भूभाग नहीं, व्यापार। पहले जो है व्यापार पर जोर दिया था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाए? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी सोना चांदी इन सब का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या किस नाम से जानते हैं? तो यह आपका कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये नगरीय सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ये आपका किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। अच्छा, पूछा जाता है इन्होंने दीक्षा किससे ली थी? तो जैन मुनि भद्रबाहु से। जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। और श्रावण बेल गोला जाकर 298 ईसा पूर्व में जो है उपवास द्वारा अपना जो शरीर त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? तो 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना और मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। और अंतिम दिनों ने इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और किससे दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किंतु चीन, ध्यान रखिए, किंतु चीन तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। 1813 बाद में जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसको भी समाप्त कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? किसे? तो आपका ऑप्शन 1 सआदत खान। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। किस मुगल बादशाह के द्वारा यह प्रदान किया गया था? तो आपका मुगल बादशाह महमूद शाह के द्वारा। महमूद शाह के द्वारा यह प्रदान किया गया था। किसे? सआदत खान को। सआदत खान 26 जनवरी 1722 से 1739 तक अवध के क्या थे? सूबेदार थे। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के किस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा किस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अच्छा, पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अगर वायसराय पूछा जाए भारत के पहले कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगर पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर, धन के बंगाल के पहले पूछा जाए तो क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव। और गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के थे। और भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक, प्रथम वायसराय कैनिंग। चारों मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? कह रहा है कि बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें अगर हम, तो ये संविधान सभा के क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। और भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? करेक्ट, कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो आपका सारनाथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। सारनाथ जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। और कहाँ पे है? तो आपका गुजरात में। आपने पढ़ा होगा कि महमूद गजनवी ने इसी को लूटा था। कब? 1024-25 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। गुजरात में है ये। आगे बढ़ते हैं, सन 1816 में संगोली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई। संगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी। तो ये अंग्रेज और नेपाल यानी गोरखा के बीच हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? भारत की राजधानी जो है पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 1931 को। देखिए, पहले राजधानी क्या थी हमारी? कोलकाता थी। भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी और कोलकाता से दिल्ली जो है कब स्थानांतरित की गई? तो कोलकाता से दिल्ली जो है इसकी घोषणा 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें की गई थी और 1912 में ये दिल्ली राजधानी बनी थी। अगर उसके बाद दिल्ली जो पुरानी दिल्ली बनी थी उसके बाद पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब की गई? 6 फरवरी 1931 को की गई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो मीर जुमला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध क्यों किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया तथा पुलिस को और अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब आया था? कि मार्च 1919 में आया था और इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। और इसे जो है गांधी जी ने क्या कहा था? इसे काला कानून नाम दिया था। और जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे बिना अपील, ध्यान रखिएगा, बिना अपील, बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था उसे कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके इसकी स्थापना की थी और अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो मान्यखेत। मान्यखेत जो है किसकी राजधानी? तो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? सभा, देखिए ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न उठाए गए हैं लगभग इसमें सारे, तो आप जो है जो मैं दृष्टि पब्लिकेशन की जो एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं तो उसको जरूर देखिएगा आपको लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त है? सभा के सदस्य बनने, अच्छा नहीं पूछ रहा, कौन सा शर्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नहीं, 25 से 70 नहीं, 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। और सभा के लिए ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। बाकी उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए और जहां भू स्वराज्य वसूला जाता है ये सही है, सभा के लिए जरूरी था। उनके पास अपना घर होना चाहिए, भी जरूरी था, ठीक है। 35 से 70 होगा, ठीक है, एज। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यानी कि सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। औरंगजेब के समय में कौन सा अंग्रेज आया था? आपका मनुची आया था। देखिए, अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर के समय में कौन आया था? तो राल्फ फिच जो है किसके समय में? अकबर के समय में आया था। जहांगीर के समय में कौन सा आया था? तो विलियम हाकिंस किसके समय में? तो जहांगीर के समय में आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू ने की थी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय, ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पूछा जाता है, अगर पूछा जाए प्रथम महिला
पहले अगर पूछा जाए प्रथम महिला तो एनी बेसेंट, प्रथम महिला एनी बेसेंट जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू जो 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों था? गर्भगृह ये महत्वपूर्ण भाग क्यों था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था उसे गर्भगृह में रखा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो अहोम के विषय में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अहोम राजकुलों में विभाजित था और जिन्हें पाइका कहा जाता है। ये आपका सही नहीं, ध्यान रखिए, इसे नहीं पूछ रहा है। तो अहोम राज जो है कुलों में विभाजित था, जिसे क्या कहा जाता था? उसे कुल संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुल संघ कहा जाता है। मतलब पाइका किसे कहा जाता था? तो पाइका जो है पैदल चलने वाले सैनिकों को पाइका कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित में से दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। देखिए ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न बना है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा बुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बात सही है ये। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते, ये भी आपका सही है। जो अभिलेख है वो पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर धातु सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे ताकि मिटे ना वो। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ? औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तैल चित्र का। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को किस प्रकार बाध्य किया? सहायक संधि के बारे में बात कर रहा है। सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैन्य शक्ति नहीं होगी परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रखरखाव का खर्च जो है उन्हें वहन करना होगा। यही आपका सहायक संधि थी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में जो है 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः कितने बजे? 6:10 होता है। तो मुंबई में कह रहा है कि अगर 73 डिग्री पूर्वी देशांतर हो में सूर्योदय का समय क्या होगा? देखिए कोलकाता का जो है अच्छा देशांतर दिया है कितना? 88.5 डिग्री दिया है और उसके बाद मुंबई का कितना है? 73 डिग्री। कह रहा है अगर कोलकाता में सूर्योदय 6:10 होता है तो मुंबई में सूर्योदय पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या होता है। हमने बताया था कि 1 डिग्री में कितना बराबर होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री किस 4 मिनट के बराबर होता है। तो अगर बात करें 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1 घंटा यानी 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करा 88.5 और 73। 88.5 में से अगर हम 73 घटाते हैं तो कितना आता है? तो 15.5 डिग्री आता है। 15.5 डिग्री में अगर गुणा करेंगे, हम गुणे 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 62 मिनट। 62 मिनट मतलब 1 घंटा आपका 2 मिनट। 1 घंटा 2 मिनट हो जाएगा और 1 घंटा 2 मिनट हम इसी में जोड़ देंगे 6:10 में तो कितना हो जाएगा आपका? 7:12 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि सूर्य जो है किधर से निकलता है? तो आपका प्रातः इधर आपका 6 बजे कोलकाता में पूर्व में, उसके बाद आपका इधर पश्चिम मुंबई है तो आपका यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7:12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जब भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, एक तरफ देश दिया है दूसरी तरफ किसी उत्पादन दिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें यहाँ पे गेहूं की हो जाएगा। मिस्र में आपका कपास होता है। क्यूबा आप सभी को पता है यहाँ पे गन्ना होता है, चीनी कटोरा कहा जाता है। बांग्लादेश में आपका सर्वाधिक जूट होता है। तो आपका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से
किस गैस का सर्वाधिक भाग है? वायुमंडलीय संरचना में किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन का कितना 78%। उसके बाद आपका कितना ऑक्सीजन का आता है 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। आर्गन की बात करें, आर्गन का होता है 0.93%। किसका होता है? आर्गन का होता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जो है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोलड्रम निम्नलिखित अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोलड्रम ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाया हूं जो एनसीईआरटी को जो मैंने डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन कराया था उसमें मैंने इसको डिटेल में बताया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। डोलड्रम निम्नलिखित अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो डोलड्रम जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डोलड्रम क्या होता है, जैसे ये आपका भूमध्य रेखा है और ये 5 डिग्री और ये 5 डिग्री, ये जो क्षेत्र निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र होता है यही आपका डोलड्रम होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है यहाँ पे, इसलिए इसे शांत पेटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहते हैं? निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहा जाता है? उसे धारा का यानी धारा कहा जाता है, करंट कहा जाता है, अथवा धारा कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? तो बिहार का लगभग 7% है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मिलान करना है। लव अयस्क दिए हैं और उत्पादन क्षेत्र दिया है और देश दिया है। मध्य तटीय प्रक्षेत्र की बात करें तो आपका ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किरूडा की बात करें हम तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन। लॉरेन पठार कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। मिसाबी रेंज आपका ये अमेरिका में है। ठीक है, इसी हिसाब से मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दर्रा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जो जिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। बाकी हिमाचल प्रदेश थांगला दर्रा की बात करें, थांगला दर्रा कहाँ पे है? ये आपका लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा आपका? सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। जब बोल रहा हूं मैं इसको ध्यान सुनिएगा आप लोग। और नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड में माना नीति, लिपुलेख। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यानी गलत कथन पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। परत अपर्दन में गहरी नालियां बनती हैं। देखिए जो अपर्दन क्या होता है, अपर्दन जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है परत अपर्दन, दूसरा होता है आपका अवनालिका अपर्दन। परत अपर्दन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। परत अपर्दन किसकी वजह से होता है? तो ये आपका मूसलाधार वर्षा की और समतल जगहों पर होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक दिन नदी क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? नदी द्वारा क्रिया उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जलप्रपात, नदी वेदिकाएं, विसर्प रोधिकाएं और गोखुर झील, ये आपका क्रम हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मैं बता चुका हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागरी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरी कौन सी यहाँ पे जलवायु होगी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरी जलवायु की बात करें अगर हम 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य यह पाई जाती है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही कथनों पर का चयन कीजिए। सही कथन पूछ रहा है, पहला करा माउंट K2 यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट यानी गार्डविन ऑस्टिन, ये आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सही बात है। कितना है? 8611 मीटर। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सही है। परमाणु आपदा दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये भी आपका सही है। कैक्टस के पौधे सदाबहार वनों में पाए जाते नहीं, ये कटीली झाड़ियों पर होते हैं। कटीली झाड़ी का उदाहरण है। तो आपका सही हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए अगर पूछा जाए भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए K2 दिया है तो K2 लगाएंगे आप। ठीक है, तो K2 कहाँ पे है? तो आपका पाक अधिकृत जो है कश्मीर में है ये K2, और कंचनजंगा सिक्किम में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 A B C तीनों सही है। चौथा आपका गलत हो जाएगा।
अलावा निम्नलिखित समूहों में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती हैं? कौन सी जनजाति अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह शिकार से करती है? तो ऑप्शन 1 बुशमैन जनजाति, पिग्मी और एस्किमो। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति आपका जो है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। पिग्मी कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाती है। और एस्किमो आपका कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेशों में। ठीक है, आगे दिया है आपका झील दिया है और राज्य दिया है। वूलर झील कहाँ पे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील कहाँ पे? मीठे पानी की झील है ये। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है जाएगा। और पुलिकट झील ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल तो चावल, गेहूं एवं मक्का जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है, ऑप्शन 1। अला कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो भारत के 8 राज्यों से यह गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं आपका? ध्यान सुनिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश से यह नहीं गुजरती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। आप सभी को पता है, बहुत कॉमन प्रश्न है। अला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर कूट का चयन कीजिए। पहला कार्य आपका, बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांश पर स्थित होते हैं। जो बृहद मरुस्थल आपका निम्न अक्षांश पर स्थित है, सही बात है, ये लगभग 20 से 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित होते हैं ये। और महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप ये उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों में से के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? वर्षा यानी ग्रीष्मकालीन वर्षा की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे आपका? इधर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, पहला आपका कोलकाता हो जाएगा, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता की बात करें लगभग 120 सेंटीमीटर की वर्षा, इलाहाबाद की बात करें लगभग 95 सेंटीमीटर की, और अहमदाबाद की 54 सेंटीमीटर की वर्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। स्थल रूप दिया है और प्रक्रिया दिया है। कल के प्रैक्टिस सेट में भी प्रश्न आ चुका है ये। प्राकृतिक तटबंध की बात करें तो आपका नदी हो जाएगा। एस्कर की बात करें तो आपका हिम नदी। एस्कर की बात करते हैं हम तो आपका हो जाएगा एस्कर, तो हिम नदी यानी हिमनद। और पैलजे की बात करें तो पैलजे हो जाएगा आपका कास्ट, और बरकान की बात करें तो आपका हो जाएगा बातोड़। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता? भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन 3 प्रति व्यक्ति उच्च आय जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है? अल्पविकसित अर्थव्यवस्था भारत की, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, गरीबी है, कृषि की प्रधानता है, अशिक्षा है, ये सब का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या है? लक्षण है। अला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कथन दिया आपका, हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता। सही बात है, हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली जो बर्फीली हवाएं होती हैं इसको रक्षा करता है। कारण करा, हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। सही बात है, हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी में पाई जाती है आपका, और ये क्या है? नवीन बलित पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर कीजिए। मैंग्रोव स्थल दिया है तो भीतर कराया कि उपयुक्त में से कौन सा पूर्वी तट है? पूर्वी तट पे पूछ रहा है कौन सा है, तो आपका पूर्वी तट का हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन 2, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। भीतरकनिका कहाँ पे है? आप ये उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में भीतरकनिका। और ये जो है पिच्चावरम कहाँ पे है? तो पिच्चावरम ये आपका मद्रास यानी चेन्नई के पास में है, के दक्षिण में स्थित है। और कुंडाग्राम कहाँ पे है? तो कुंडाग्राम आपका कर्नाटक में हो जाएगा। तो कर्नाटक आपका इस साइड में है यानी ये पश्चिमी हो जाएगा। और ये दोनों पूर्व पूछा है तो पूर्वी तट पे आपका भीतरकनिका और पच्चावरम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? थर्मल पावर प्लांट कौन सा बिहार में नहीं है? तो आपका बरौनी भी है, मुजफ्फरपुर भी है, औरैया नहीं है। औरैया कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार के
पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कर आपका ककोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना है, सही बात है ये। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका बिहार का करगंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है, यहाँ पे इन्होंने स्नान किया था। अगला है विरायतन एक जैन मंदिर का एक संग्रहालय है, ये भी आपका सही है, राजगिरी में है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी इसमें सही है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? दिन और रात जो है बराबर होते हैं, तो इसका कारण पूछा है तो ऑप्शन 1, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। देखिए क्या होता है, जब सूर्य किस पे पड़ता है, डायरेक्ट आपका किस पे, विषुवत रेखा नहीं भूमध्य रेखा पर पड़ता है, तो क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। और ये कब होता है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे विषुव की घटना कहते हैं। विषुव घटना कब होती है, आपका 21 मार्च को होती है और 30 सितंबर को होती है। और जब कर्क रेखा, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, ये किस दिन होता है, तो ये आपका होता है 21 मार्च को होता है। उस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और जब मकर रेखा पर होता है, ये कब होता है, आपका 22 दिसंबर को होता है, और उस समय जो है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये चारों आप ध्यान रखिएगा, डेट पूछा जाता है ये। अला निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? करा नदी का निक्षेपण यानी जो अवसाद होते हैं उसका निक्षेपण करती है, उसका परिणाम कौन सा है, तो आपका बाढ़कृत मैदान, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला बेरिंग जल डमरू मध्य पानी को सकरा भाग है, पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है, बोरिंग जल डमरू मध्य, ये किसको जोड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को यह जोड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के बारे में कह रहा है यहाँ पे, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, बात तो सही है। दूसरा आपका भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपका सही है। नीति आयोग ने 2014 में भारत की योजना आयोग की जगह ली, गलत है, 2015 में योजना आयोग की जगह ली थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 और 2, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अनति कोण क्या है? कल भी आ चुका है प्रश्न, बताया था मैंने, समतल कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष कोण का झुकाव पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 66.5 अंश डिग्री कोण का 66.5 अंश का कोण बनाती है। अगर पूछा जाए कितने अंश झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए किस आर्टिकल में जोड़ा गया है, तो आर्टिकल 51A में से जोड़ा गया है, 51 का में भाग पूछा जाए तो 4 का में ये जोड़ा गया। कहां से लिया गया है, तो आपका रूस के संविधान से यह लिया गया। जब जोड़ा गया था कितने थे, तो 10 थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, आपका 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ये शिक्षा से संबंधित है। देखिए इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, तो मूल संविधान में एक भी नहीं थे। अगर पूछा जाए जब जोड़ा गया था तब कितने थे, 10 थे, और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 हैं। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था 51 का में और भाग 4 का में, ठीक है। अलग भारत का संविधान बनने में समय लगा था, सभी को पता है कितना वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इसे पूर्णतः कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। सही बात है, ये नाम मात्र का होता है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। अगर वास्तविक पूछा जाए तो वास्तविक मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री वास्तविक होता है, ठीक है। ये तो औपचारिक यानी ऐसी नाम मात्र का होता है। अगला है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से
किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो ये किसे, तो राज्य को इसमें अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के किस शीर्षक के अंतर्गत मिलता है? सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के किस शीर्षक में मिलता है? तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व मिलता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है कल्याणकारी राज्य की बात करता है ये, और संविधान के किस आर्टिकल में है, किस भाग में? तो भाग 4 में। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 36 से लेकर 51 में, और कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। ठीक है, हर सेट में इससे प्रश्न जरूर होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख किया गया। दल बदल जो कानून है किसमें है? तो आपका 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 92 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 92वां जो संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? केंद्र और राज्य जो शक्तियां दिया गया है किसमें है? तो आपका 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। इसमें आपका 3 सूचियां मिलती हैं, एक आपका केंद्र सूची, दूसरा आपका राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं। केंद्र सूची में कितने विषय हैं? तो आपका वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में आपका 51 विषय। अच्छा, पूछा जाता है शिक्षा किसका विषय है? तो शिक्षा जो आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा? कई बार बता चुका हूं, संविधान की आत्मा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को किस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254 के तहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो ये आपका नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो, दोनों। धार्मिक की स्वतंत्रता जो है संविधान के भाग 3 में है, ये मूल अधिकार है। आर्टिकल की बात करें तो 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन शामिल है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन जो है किस आर्टिकल में शामिल है? तो आर्टिकल 48 का में शामिल है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आप यानी 2 और 4 शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका आपका संघीय सरकार की विशेषता। अगर भारत की संघीय सरकार की विशेषता की बात करें तो कौन कौन सी संघीय सरकार की? दोहरी सरकार राजनीतिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया आपका, द्विसदनी आपका व्यवस्थापिका है। ठीक है, और इसका क्या होता है? दोहरी नागरिकता। लेकिन ध्यान रखिए, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में कैसी है? एकल नागरिकता है। लेकिन ये दोहरी नागरिकता ये संघीय सरकार की विशेषता होती है, ये ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में अलग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कह रहा कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमता मत दे सकते हैं। देखिए, जब क्या होता है कि अध्यक्ष नहीं होता है तो उसके स्थान पर कौन काम करता है? उपाध्यक्ष काम करता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। वह केवल जब बराबर हो जाते हैं मतदान तब वह वोट डालने का उसको अधिकार है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो आपका कथन शीले का है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो आपका बलात् श्रम निषेध और मानव दुर्व्यापार किसमें है? शामिल है। इस पर निषेध है किसमें? आर्टिकल 23 में। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अलावा प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 76 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो ये आपका 26वां संविधान संशोधन, कल भी आ चुका है था ये प्रश्न, तो आपका हो जाएगा 1971 में। ठीक है, ये 1971 में हुआ था। अल्लाह, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होता है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं होगा। कह रहा, यदि अगर कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने महीनों के लिए जो है? तो 6 महीनों के लिए। 6 महीनों के लिए वह आपका मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसके बाद उससे क्या होता है? राज्य विधायिका के लिए निर्वाचित होना पड़ता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर, 6 महीने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है? कह रहा, उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, तो मूल अधिकार क्षेत्र में कौन सा आता है? तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। सांसदों के चुनाव से संबंधित विवाद और विधायकों के चुनाव से संबंधित विवाद, ये आपका क्या है? मूल अधिकार है आपका किसका? उच्च न्यायालय का है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मूल अधिकार क्षेत्र है। और अपीली में अगर कोई अपील करता है तो उसमें ये सब आते हैं, हत्या से संबंधित ये सब मामले। लेकिन अगर मूल अधिकार क्षेत्र बात करें तो आपका सांसदों के चुनाव संबंधी विवाद, विधायकों के चुनाव संबंधी विवाद, ये आपका मूल अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका इसलिए सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।